आवाज गई सुबह सुबह, नहीं जाने देंगे आवाज। चलो, हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है ना? बैटरीज मैंने डाली नहीं। चलो, हाँ अभी आवाज कहीं नहीं जाएगी। चलो, अब जैसे कि अपने बात करते हैं साथियों, तो कल हमने पढ़ा था उपसर्ग जो आपका था, भाग नंबर 2 जो था। पहला भाग जो था उसमें हमने कुछ चीजें जो पढ़ी थी, उसकी बात अगर करी जाए तो आपका आता है साथियों उपसर्ग का भाग नंबर 2। कल मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जो है उसमें आपको मैंने ये कहा कि मूल शब्दों के पूर्व में जोड़े जाते हैं, मूल शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं। अब जब हम मूल शब्द जो है उनकी अगर बात करी जाए, बिल्कुल सभी को जय श्री श्याम, नमस्कार, राधे राधे। बस आपको बिना कमेंट किए हुए पढ़ाई करनी है। और यहां से मैंने ये कहा कि जब हम बात कर रहे थे सर ये मूल शब्द जो है वो आपका क्या होता है, एक बिंदु आता है, क्योंकि बारी बारी से मैं आपको बताता हूं कि मूल शब्दों के पूर्व में जोड़े जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए, आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं मूल शब्द जो है वो आपका क्या होता है। तो सबसे पहले मूल शब्द से पहले हम बात करते हैं साथियों कि उपसर्ग जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके बीच में क्या होने वाला है। उपसर्ग और उस उपसर्ग का स्ट्रक्चर जो है वो आपके बीच में क्या होने वाला है, उसकी बात यहां पर करेंगे। तो देखो, आपको यहां पे मैंने कहा कि जब हम, ठीक है, उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो यहां से मैंने ये कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं सर इसका जो उपसर्ग जो आपके बीच में होता है, तो आप सब लोगों को यहां पे याद करना होगा। सर मान लेते हैं ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यहां पे मान लेते हैं आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, बिल्कुल सभी को नमस्कार है, राधे राधे। चलो, अब यहां पर मैंने कहा कि एक जो स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है वो क्या बनेगा। मान लो आपके सामने क्या है सर, एक उपसर्ग है, यहां पर है आपका एक मूल शब्द। क्या है साथियों, आपका यहां पर है मूल शब्द। तो इस मूल शब्द की बात अगर करी जाए और इस मूल शब्द को केंद्र में रखा जाता है, मूल शब्द को क्या रखा जाता है, केंद्र में रखा जाता है। अब जब हम मूल शब्द को हम केंद्र में रखेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि इससे आपका पहले या पूर्व या प्रारंभ में क्या जोड़ा जाएगा, इसके पहले या प्रारंभ में या केंद्र में जोड़ा जाएगा सर उपसर्ग। क्या जोड़ा जाएगा साथियों, उपसर्ग जोड़ा जाएगा। और जब हम इसमें जोड़ेंगे तो इसके बाद में आपका प्रत्यय जो है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका प्रत्यय आ जाता है। अब सबसे पहले आपको यहां पे याद करना होगा कि ये मूल शब्द है, इसके पूर्व या पहले या प्रारंभ में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है सर, उपसर्ग कहा जाता है। मूल शब्द के बाद में अंत में जो जोड़ा जाता है शब्दांश उसे प्रत्यय कहा जाता है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, शांति से बैठना प्लीज, निवेदन आपसे, है ना, चलेगा। अब आपको मैंने कहा कि यहां से आप इसके साथ में बात कर सकते हो सर, उपसर्ग जो आपका होता है इसको या तो आप पूर्व में जोड़ते हो या प्रारंभ में जोड़ते हो या फिर आप इसको पहले जोड़ते हो, या फिर अगर बात करें तो कभी कभी इसके लिए शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, आरंभ कर दिया जाता है। ठीक है, आरंभ है प्रचंड है, वो वाला आरंभ है, प्रचंड है, ये वाला आरंभ। अगर आपके सामने इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको ध्यान में रखना वो उपसर्ग के लिए किया जा रहा है। आगे शब्द को याद नहीं करना है, आगे वाले शब्द को इसको हटा देना है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, आवाज वगैरह सब ओके आएगी, चलिएगा। अब आपका आता है साथियों यहाँ पे प्रत्यय। जब प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो ये इसको आप बोल सकते हो बाद में, ठीक है, यहां पर आप कह सकते हो सर पीछे, और इसको आप कह सकते हो सर अंत में, या फिर आपको पश्चात शब्द, यानी कि अलग अलग शब्दों का यहां पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां से आप एक बात समझ रहे होंगे कि जो मूल शब्द है उसके पीछे जो जुड़ता है, उसके बाद में जो जुड़ता है, उसके अंत में पश्चात जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। और जो मूल शब्द जो है, अब आपको विशेष तौर पर आपको यही समझना है कि सर ये सॉरी शक्तिमान, यहां पर आपको मूल शब्द के बारे में आपको यह समझना है कि ये सर मूल शब्द होता क्या है।
तो आपको अभी मूल शब्द समझाने जा रहा हूं कि सर होता क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। सभी को नमस्कार है। चलिएगा, अब यहां पर मैंने कहा सर मूल शब्द आपका होता क्या है। तो अगर आप मूल शब्द के बारे में बात करोगे तो मूल शब्द देखा जाएगा तो आपको याद करना होगा सर, या तो आपके लिए क्या होगा सर, एक विकारी शब्द होगा। क्या होगा? मूल शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका या तो विकारी शब्द होगा, या फिर आपके सामने अगर देखा जाएगा तो वो कौन सा शब्द होगा गुरुजी, आपका अविकारी शब्द होगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? या तो आपका विकारी शब्द होगा या फिर आपका अविकारी शब्द होगा। इन दोनों की बात अगर करी जाए तो या तो विकारी शब्द है या फिर आपका अविकारी शब्द है, वो आपके क्या होते हैं सर, मूल शब्द होते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के ये समस्या आ जाती है कि सर ये विकारी शब्द क्या है। कौन कौन नहीं जानता है विकारी शब्दों के बारे में, हाथ ऊपर करके बता दो, है ना। बिल्कुल, राधा स्वागत है, ठीक है, कुलदीप स्वागत है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो विकारी शब्दों को नहीं जानता है, कमेंट करके बताओ। तो यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सॉरी, यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं विकारी जो शब्द है, सॉरी, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके बीच में यहां से आपका विकारी शब्द और उस विकारी शब्द की बात अगर करी जाए तो आपके सामने विकारी और अविकारी जो है, इन दो शब्दों की बात अगर करी जाए तो उनके दोनों के बाद सॉरी, पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है और बाद में जुड़ता है वो आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, सब बच्चे जानते हैं, शिवांगी भी जुड़ी, अभिनंदन। तो देखो, अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि सर आपका ये विकारी शब्द क्या है और आपका अविकारी शब्द क्या है। यहां से ही आपको क्लियर कर लेना होगा विकारी और अविकारी के बाद में एक बेहतरीन सी चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैं गजब तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपका आ जाता है सर विकारी शब्द। थोड़ा सा अपने हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे ताकि कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा मेरे से और कोई बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो उन सबको ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी को हम जी रहे हैं, ठीक है। और बस मेरे साथ में पढ़कर हिंदी को जीना है, बस रटना नहीं है, सीखना है। तो विकारी क्या है, सबसे पहले एक ही पंक्ति में बात को खत्म करूंगा कि विकारी क्या होता है और एक ही पंक्ति में इसका अर्थ खत्म करूंगा कि अविकारी जो शब्द है वो आपका क्या होता है। एक एक पंक्तियों में उनके बारे में जानकारी आपको बता देता हूं। वैसे ये अलग से पढ़ने का एक विषय है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनको अलग से ही पढ़ा जाता है, ठीक है साथियों। तो हम बात करेंगे सर विकारी जो शब्द है वो आपका क्या है, उसकी बात यहां पर करें तो आपके सामने यहां से लिखना है विकारी शब्द के बारे में कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए। जिन शब्दों में, ऐसे लिखना है आपको कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न आ जाए, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न आ जाए, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो 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 जाए, ठीक है। बस एक ही लाइन में लिखूंगा। मैंने यहां पे कहा राधे राधे, स्वागत है सभी का, ध्यान में रखना होगा। और जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि साथियों, जैसा कि मैंने यहां पे कहा कि ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, लिचू स्वागत है, बस ठीक है, हाँ। और जब हम आगे की बात अगर करें तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना होगा, मैंने ये कहा कि ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए उनकी बात अगर करी जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है सर, विकारी शब्द कहा जाता है। अगले पेज में हम जानेंगे कैसे विकार क्या है, पूरा तामझाम समझने वाले। ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है सर, विकारी शब्द कहा जाता है। बाकी इनकी परिभाषा अलग जगह हम पढ़ेंगे। चलो, दूसरे जो शब्द है उनकी बात अगर करी जाए तो जिन शब्दों में, यहां पर आपको नोट करना है कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न न हो, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न न हो उसे अविकारी कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब विकार जो उत्पन्न है, ठीक है, हाँ। और जब हम आगे की बात करें तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है, जय हिंद, स्वागत है।
आरता, राधा, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, चीकू, अभिनंदन, आप सभी का बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। नो कमेंट्स, नो बात, सीधी क्लास। चलो, अब मैंने यहां पे कहा कि जब हम यहां पे बात कर रहे हैं आपके सामने, अब सर मैंने कहा कि मूल शब्द जो है वो आपका क्या होता है सर, एक विकारी शब्द होता है, या फिर अपने बात करें वह जो है वो आपका एक अविकारी शब्द होता है। और विकारी क्या होता है, ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, और अविकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न न हो जाए, उसे क्या कहा जाता है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, जब हम बात करते हैं तो मैंने यहां पे कहा कि जब यहां पर बस इतना सा आप नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं बात को। और जब हम यहां से अगर चर्चा करेंगे तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले पेज पर विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द आपके कौन से होते हैं, और उनसे पहले जो जुड़ता है वो आपका प्रत्यय होता है। चलो आ जाओ भैया, अगले पेज पर चलते हैं और यहां से आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है सर, यहां से आपके उपसर्ग यहां पर आ जाते हैं, और उपसर्ग के बाद में यहां पर आपके विकारी शब्द आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपके, भाई साहब ये खुद ही आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए क्या आता है साथियों, यहां पर आपके लिए तो देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके बीच में और बनाने जा रहा हूं। बात को आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझते जाना है। जिस प्रकार से मैंने यहां पे कहा कि जिस प्रकार से मैंने यहां पे कहा कि ये जो आपका है, यहां से आपको याद करना होगा सर, यहां पर आएगा आपका उपसर्ग, यानी कि आपका यहां पर आ जाएंगे उपसर्ग, और यहां पर आपके आ जाएंगे इससे पहले आपके विकारी शब्द। यहां पर आपका आ जाएगा विकारी शब्द। थोड़ा सा मामला स्लो जरूर चलेगा, लेकिन एक एक चीज को आप आराम से समझना है। ठीक है, और यहां पर आएगा आपका अविकारी शब्द। अब आपको तो ये समझना ना, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है विकारी क्या है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको विकारी का पता नहीं है। लेकिन अभी आप जो है इन चीजों को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर विकारी क्या है और अविकारी क्या है और कैसे ये जुड़ते हैं। इन सब की बात यहां पे करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर आपका विकारी या अविकारी, इनके बीच। अब सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सामने कि विकारी शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, सर विकारी शब्दों के 4 प्रकार आपके बीच में होते हैं। विकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं साथियों, 4 प्रकार। मुख्य रूप से अविकारी शब्दों के भी कितने प्रकार होते हैं सर, 4 प्रकार होते हैं। विकारी के साथ में भी 4 भेद होते हैं, अविकारी के भी कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। और जो इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसको तो ये आना ही चाहिए, सिलेबस में ही विकारी शब्द लगाया जाता है। ठीक है, बाकी एग्जाम में विकारी शब्द के नाम से नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। अब देखो प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, विकारी शब्द और अविकारी शब्दों की बात अगर करी जाए तो ये जो 4 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो पहला जो पद होता है जिसको हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोला जाता है साथियों, सबसे पहला जो पद होता है उसको बोला जाता है सर संज्ञा। क्या बोला जाता है सर, संज्ञा पद। कोई संज्ञा बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मैं इसको बोलूंगा संज्ञा। ठीक है, हाँ, क्या बोला जाए, संज्ञा। और उसके बाद में आपको पता होगा दूसरा जो पद आता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों, आपका सर्वनाम होता है। दूसरा पद होता है सर्वनाम। और तीसरा जो आपका विकारी पद होता है वो होता है विशेषण, विशेषण होता है। ठीक है, और यहां पर आपका चौथा जो पद होता है वो आपका कौन सा होता है सर, क्रियापद होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए यहां से जो आपकी चीजें जो आपके यहां पे दिख रही है सर, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया, सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हो इन चारों के बाद में। इन चारों के नाम आपने सुने होंगे, बचपन में सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया जाता था। बचपन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको संज्ञा पढ़ाया जाता था। अब संज्ञा किसे कहा जाता है, इस दुनिया के समस्त नामों को संज्ञा कहा जाता है। दुनिया के समस्त नामों को संज्ञा पद कहा जाता है, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सॉरी, चलो यहां पर मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले पदों को सर्वनाम कहा जाता है।
और जब हम संज्ञा और सर्वनाम की बात अगर करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की बात हमने करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा सर, सर्वनाम के साथ आपके जो संज्ञा और सर्वनाम है, दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और इन सब को संपादित करने का जो काम करता है वो कौन करती है सर? क्रिया करती है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन आइएगा सर यहां पर हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। आपके लिए मुख्य रूप से 4 अविकारी होते हैं। मुख्य रूप से कितने अविकारी होते हैं साथियों? 4 अविकारी होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपका अविकारी होता है जिसको बोला जाता है प्यारे साथियों क्रिया विशेषण। सबसे पहले जो पद होता है वो आपको क्या बोला जाता है साथियों? क्रिया विशेषण जो शब्द है वो आपका बोला जाता है। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, पहला जो पद आता है उसको हम बोलते हैं साथियों क्रिया विशेषण। स्वागत है आपका, अभिनंदन है जो भी आ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्लास में बैठ जाओ। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका आ गया साथियों, उसके बाद में आपका 2 नंबर पर आपका आ जाता है सर समुच्चय बोधक। क्या आ जाता है साथियों? समुच्चय बोधक। आप में से कौन सा विद्यार्थी मुझे समुच्चय का संधि विच्छेद करके बताएगा? संधि विच्छेद समुच्चय का और कौन सी संधि है, जल्दी से कमेंट करके बताना। समुच्चय बोधक जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। समुच्चय बोधक शब्द आपके बीच में आ जाता है। समुच्चय बोधक आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं आपके लिए तीसरा जो आपका भेद आता है उसको बोला जाता है सर संबंध बोधक। संबंध बोधक जो है वो आपका आ जाता है, जो संबंध बताता है साथियों एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में, क्रिया के साथ में किसका संबंध कैसे होता है, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं, आपको मैंने यहां पे कहा 4 नंबर पर आपका आ जाता है साथियों विस्मयादि बोधक। और लगभग आपको एक चीज और बता देता हूं कि विस्मयादि बोधक है, इनके साथ में आपका नहीं जुड़ता है आपका कोई भी सर्वनाम आपका। बस आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा इनमें से ऐसा कोई आपका अविकारी होता है, सबसे ज्यादा जो ऐसा अविकारी होता है जिसकी बात अगर करी जाए तो आपका क्रिया विशेषण जो पद है उनके साथ में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है साथियों? क्रिया विशेषण जो शब्द है उनके साथ में जोड़ा जाता है। हाँ, व्यंजन। चलो भाई, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, और यहां पर मैंने कहा कि सम उद उद नहीं आता है, उत आता है, उपमा, ठीक है, उत आता है, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं, तो अब देखो, अब ज्यादातर अविकारी में आपका कौन सा होता है साथियों? आपका क्रिया विशेषण होता है, उनके अंत में ही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है साथियों? इसके अंत में ही आपका जोड़ा जाता है। और समुच्चय शब्द में जैसे कि फौजी ने बताया कि सर इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। राधे राधे, स्वागत है आपका, अभिनंदन, चलेगा। सम उत और आपका चे जो शब्द है वो आपका यहां पे बनता है। सम उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो आपके लिए इनसे पहले आपका क्या जोड़ा जाता है? यहां पर जो आपका बिंदु जोड़ा जाता है इसे क्या कहा जाता है सर? आपका उपसर्ग कहा जाता है। ये तो होगी सर उपसर्ग। मूल शब्द आपका कौन सा होता है? क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि यार गुरुजी मूल शब्द में क्या क्या चीजें आने वाली है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कि अगर अपने बात करते हैं, मैं इसका विग्रह कर देता हूं। तो जैसे कि मान लो आपसे मैंने ये पूछा कि सर समुच्चय का विग्रह क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना सम होता है उपसर्ग। अगर आप उच्चय शब्द का विग्रह करेंगे तो उत आता है और चय आता है। और इसमें पूरे ही रूल में आपकी कौन सी संधि लगती है? इस पूरे रूल में आपकी व्यंजन संधि से आपको रूबरू होना पड़ता है। कौन सी संधि? आपकी व्यंजन संधि आपकी लगती है, ठीक है, चलिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपको याद करना होगा। इसमें आपकी कौन सी संधि लगाई जाती है? सर व्यंजन संधि आपकी लगाई जाती है, ठीक है। राधे राधे, सभी को स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। यहां तक नोट करिएगा। अब आपको ये पता चला, अब आपको ये पता चला कि सर ये जो आपका होता है ना, ये आपका ओब्लिक है, यानी कि इनमें से आपका कोई सा भी आ सकता है। अगर आपका संज्ञा आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, विशेषण आ रहा है, क्रिया आ रहा है, या कोई भी पद आ रहा है, और उनसे पहले जो भी आपका एक शब्दांश जुड़ता है उसको उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। जो भी आता है उससे पहले अपने क्या जोड़ा जाता है साथियों? यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप सबको याद करना होगा, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया? यस लिख देना एक बार। फिर अगले पेज पर अपने चल रहे हैं, और अगले पेज पर आपको 2-3 प्रकार के सवालों से रूबरू करवाया जाए, और वो टॉपिक पूरा होने के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें सवाल जो है वो आपके कैसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल।
ठीक है, चलिएगा यहां से अपने बात करते हैं और आप सब लोगों के बीच में कर लिया क्या नोट। अब बात करते हैं साथियों, जो आपके उपसर्ग जो है इनको प्रयोग जो किया जाता है, इनका जो प्रयोग आपके बीच में किया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। और उनसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ठीक है, पहले प्रयोग बताता हूं और उसके बाद में आपको मैं क्या करवाना चाह रहा हूं कि सर इनसे प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जाते हैं वर्तमान समय में, उस लेवल को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो अगले पेज पर आपके लिए चलता हूं मैं और यहां पर बताता हूं साथियों, अगले जो हेडिंग है कि उपसर्ग को प्रयोग में कितने रूपों में किया जाता है। आप किसी शब्द के साथ में जब उपसर्ग लगाते हो तो उसका प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है, कमेंट करके बता दो। उपसर्ग का जो प्रयोग है वो कितने रूपों में किया जाता है। अगली हेडिंग आप सब लोगों के बीच में, उपसर्ग का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो आइएगा हेडिंग डालिएगा कि यहां पर आपके सामने उपसर्गों का जो प्रयोग है वो कितने रूपों में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साथियों, उपसर्ग का जो प्रयोग है वो कितने रूपों में किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आपके लिए उपसर्ग का जो प्रयोग है वो कितने रूपों में यहां पे किया जाता है। तो आपको यहां पे नोट करना है साथियों, उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है, हाँ समधन उच्च भी सही है, तो कौन कहता है, मैंने तो हमने कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं और आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि जब आपके बीच में यहां पर अगले हेडिंग आपको डालनी है साथियों, उपसर्गों का प्रयोग, ठीक है, उपसर्गों का प्रयोग, उपसर्गों का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है, कितने रूपों में किया जाता है। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आप सब लोगों के साथ में उपसर्गों का जो प्रयोग है कितने रूपों में किया जाता है, ये बात आपको याद करनी होगी कि सर उपसर्गों का जो प्रयोग है वो आपका कितने रूपों में किया जाता है। ठीक है, ये मान लो आपके सामने एक प्रश्न है, उपसर्गों का प्रयोग जो है उसमें अपने बात करी जाए, भैंस शब्द में चंद्र बिंदु है न कि अनुनासिक। ठीक है, अभी बता देता हूं, भैंस शब्द में अगर बात करी जाए, ठीक है, इस सवाल को मैंने बहुत बार समझाया है, ठीक है, पहले हम इस बात को समझते हैं फिर आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। ठीक है, चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों, इसके जो उपसर्गों का जो प्रयोग है वो दो रूपों में किया जाता है। उपसर्गों का जो प्रयोग है वो कितने रूपों में किया जाता है, दो रूपों। प्रयोग करना है, प्रकार नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं इनका प्रयोग जो करना है वो कितने रूपों में करना है। ठीक है साथियों, अब जब हम यहां पर अगर बात करते हैं, अनुनासिक और चंद्रबिंदु आपका दोनों एक ही चीज होती है, अभी बताऊंगा मैं आपके लिए, तो ध्यान से समझना, इनका प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, वो आपका कौन सा है। इन दो रूप को हम समझते हैं। आपको एक रेखा चित्र बनाना है इस प्रकार से, और उस रेखा चित्र से आपको याद करना होगा साथियों, यहां पर मैंने कहा सर आपको दो रूप याद करने, इसके दो रूप होते हैं। अब दो रूप कौन से होते हैं, यहां से रूप पूछे जा रहे हैं, अगेन बता रहा हूं इनके प्रकार नहीं पूछे जा रहे हैं, यहां पर इनको प्रकारों की बात नहीं की जा रही है, यहां पर रूपों की बात की जा रही है। हाँ जी, यहां पर दो रूप कौन से होते हैं साथियों, कुछ ऐसे उपसर्ग, मैं तो हिंदी में तीन पढ़ा हूं, अरे प्रकार बाद में पढ़ाऊंगा ना, हिंदी में बाद में पढ़ाऊंगा, प्रकार नहीं, ये रूप है। कौन से रूपों की बात कर रहा हूं मैं, आपको देखना है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा, पहला जो रूप है वो आपका कौन सा है वो ध्यान से देखेंगे, और दूसरा जो रूप है वो आपका कौन सा है ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो अगर दोनों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा संधि युक्त और संधि। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करेंगे तो पहला जो रूप है वो आपका कौन सा है सर, यहां पर याद करना है साथियों, संधि, संधि युक्त उपसर्ग। यानी कि यहां पर कई बार आपका ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे उपसर्ग जिसमें संधि का रूल लगता है, यहां पर आपको याद करना होगा संधि। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात यहां पर करते हैं कि कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनमें संधि का नियम लगता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ उपसर्ग होते हैं जिसमें संधि का नियम लागू होता है,
और कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिसमें संधि का नियम लागू नहीं होता है, अभी हम बात करेंगे। तो जहां पर इसीलिए संधि पहले पढ़ाई जाती है और उपसर्गों को बाद में पढ़ाया जाता है। कुछ लोग उपसर्ग पहले ही पढ़ा देते हैं, पता ही नहीं है कहां पढ़ाना चाहिए। पहले संधि पढ़ाओ, उसके बाद में उपसर्गों को पढ़ाओ, चलेगा। यहां पर 2 नंबर पर आपका आ जाता है साथियों संधि रहित उपसर्ग। अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों संधि रहित उपसर्ग। तो आपको मैंने यहां पे कहा संधि रहित उपसर्ग जो है वो आपके बीच में, संधि रहित उपसर्ग जो है वो आपके बीच में यहां पे हो जाता है संधि रहित उपसर्ग। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि सर संधि सहित उपसर्ग है और जिसमें अपने बात करें संधि रहित जो उपसर्ग है उनकी चर्चा हम करें, तो आपको ध्यान में रखना। अब दोनों शब्दों को आप अच्छी तरीके से देखोगे कि सर ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका संधि का नियम लगता है, जहां पर तो संधि सहित हो जाता है और जिसमें संधि का नियम नहीं लगता है वहां पर संधि रहित हो जाता है। हाँ, अब जैसे कि मान लो अगर हम बात करें जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके लिए, यहां पर जो आपका जो शब्द आता है, यहां पर आपके बीच में जो शब्द आपके बीच में आ जाता है, उस शब्द की बात अगर करें तो जहां पर संधि का नियम लगे, जिस शब्द में जिस उपसर्ग में संधि का नियम लगे, और वहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, हाँ यस सर, पहले संधि फिर उपसर्ग फिर समास फिर प्रत्यय, ऐसे करके एक सीरियल होती है, इनको सीरियल के वाइज पढ़ाना चाहिए। मैंने देखा है ऑफलाइन में भी पहले टॉपिक समास शुरू कर देते हैं, वर्णमाला पढ़ाई नहीं, फिर कभी तो कुछ ही टॉपिक पढ़ा दिया, कभी कुछ ही पढ़ा दिया। अरे जीवड़ा से ही पढ़ाना चाहिए, चलेगा। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, जिन जिन उपसर्गों को जोड़ने पर, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम लागू हो, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम लागू हो, संधि का नियम लागू हो। यहां पर मैंने कहा कि जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम लागू होता है, वहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, हाँ जी। अब जब हम यहां पर बात करते हैं कि जिन उपसर्गों को जोड़ने पर आपका संधि का नियम लागू होता है, ऐसा वो आपके कौन से उपसर्ग होते हैं, ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ, जिन उपसर्गों की बात अगर करी जाए, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम लागू होता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। आप सबको यहां पे मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं, और आप सब लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, और जैसा कि आप सबको मैंने कहा कि जब हम यहां पर आपकी बात अगर करें तो आप सब के लिए यहां पर आपकी चर्चा होती है, और वो चर्चा आपकी कौन सी है, तो आपको यहां पे याद करना होगा साथियों, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर, ठीक है। हाँ, अगला आपको लिखना है कि जिन उपसर्गों की बात अगर करी जाए, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम, संधि का नियम, संधि का नियम, संधि का नियम लागू न हो, संधि का नियम लागू न हो। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसे उपसर्ग जिनको यदि जोड़ा जाए और जिसमें संधि का नियम ना लागू हो, मैं यही सोच रहा था यही जवाब आने वाला है, बट यही जवाब आया, चलेगा। अब जैसे कि आपको याद करना होगा कि जिन शब्दों को, जिन उपसर्गों को जोड़ा जाए, तो वहां पर यदि संधि का नियम लागू होता है, तो वो वाले जो उपसर्ग है वो आपके कौन से होते हैं, उनको देखो। दोनों की अगर बात करी जाए, जिन उपसर्गों को जोड़ने पर संधि का नियम लगे और संधि का नियम न लगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। देखो मैं बढ़िया नोट्स बना रहा हूं, तो सीधी बता के बात को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए पूरी डिटेल बताने वाला हूं, एक एक चीज को बताने वाला हूं, समय लगाऊंगा, 1 या 2 क्लास अधिक लगेगी, बट इसके बाद में कुछ नहीं है। संसार में, इस संसार में उपसर्ग जब भी पूछा जाएगा वो अपनी क्लास में से पूछा जाएगा, ठीक है, अपनी क्लास में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लिया आपने। अब उदाहरण देखो, अब उदाहरण की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा, सर यह जो आपका उदाहरण है, दोनों की बात अगर करी जाए
तो दोनों में उदाहरण अपने को कॉमन रूप से याद करना है। देखो यहां पर मान लो एक कॉमन उपसर्ग लेते हैं, अपने एक कॉमन उपसर्ग लेते हैं, बिल्कुल स्वागत है, रमकुड़ी जमकुड़ी स्वागत, विराम विराजमान हो जाएगा। अब यहां पर मान लो आपके सामने एक उपसर्ग है और वो है साथियों आपका प्रति उपसर्ग, और उसके साथ में कूल शब्द जोड़ दो। प्रति उपसर्ग के साथ में कूल, सॉरी संधि का नियम लगाना है ना, प्रति उपसर्ग के साथ में आपको आगत शब्द जोड़ना है। प्रति उपसर्ग के साथ में आपको क्या जोड़ना है? आगत जोड़ना है। और उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा प्रति के साथ में क्या जोड़ना है साथियों? आगत जोड़ना है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कि अगर बात करी जाए तो यहां पर आपको प्रति उपसर्ग के साथ में, प्रति उपसर्ग के साथ में अगर देखा जाए तो आपका कूल जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए, अब सबसे पहले इन दोनों शब्दों को देखो। सबसे पहले अगर आप इन दोनों शब्दों को देखोगे तो यहां पर आपकी किस प्रकार की कंडीशन लगेगी। जैसा कि मैंने यहां पे कहा कि जब हम इस शब्द की बात यहां पर करते हैं, हाँ ठीक है, चलो भाई अभी करेंगे तो अभी करेंगे, पहले इसको क्लियर होने दो, उसके लिए अलग पेज चाहिएगा। चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा कि जिस प्रकार से आपका प्रति और आगत के साथ में अगर इसको जोड़ा जाएगा उसकी चर्चा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर बात करी जाए ई की मात्रा है और यहां पर आ की मात्रा है और दोनों की बात करी जाए तो या बनता है और आपकी यण संधि से शब्द बनता है साथियों आपका प्रत्यागत। प्रत्यागत में आपका देखा जाए तो दो उपसर्ग है। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा प्रति उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो आपका प्रति और आगत से प्रत्यागत आपका बनता है, ई के साथ में आ आता है तो या बनता है और प्रत्यागत शब्द बन जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है चलिएगा। अब जब हम यहां से अगर बात करेंगे तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, और जिस प्रकार से आपका प्रति के साथ में आपके लिए कूल शब्द बन जाता है उसको आपका प्रतिकूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका प्रतिकूल कहा जाता है। देखो इसमें कोई भी संधि का नियम नहीं लागू है, इसमें क्या है आपका संधि का जो नियम है वो आपका लागू नहीं हुआ है। अब इस पेज का शानदार तरीके से इसको आपको देख लेना है बिल्कुल। अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, हाँ अब जैसे कि अगर बात करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा आगे की चर्चा को हम पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। और जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि शानदार तरीके से आपको इसके बारे में पता। अब ये जो आपके जो नियम हैं उन नियमों की बात अगर करी जाए तो ये आपका नियम होता है कि बहुत सारे ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनको जोड़ेंगे। तो आपको सभी मुंह पर उंगली रखो, कहूं ना तब तब बातें करने लग जाते हो आप लोग, तो चुप सभी। तो देखो यहां पर मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने यहां पर ये दो चीजें, दो कंडीशन आपके सामने यहां पे आ जाती है। उन कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा, उस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जब हम यहां से अगर बात करते हैं, आपको मैंने यहां पे कहा कि आगे की चर्चा को हम, ठीक है, हम करते हैं और अगले पेज पर हम चलते हैं। अभी एक बच्चे का जो सवाल था, ठीक है, अब जैसे कि मान लो अपने बात करते हैं साथियों, तो एक बच्चे का सवाल ये था, ठीक है, कि जो भैंस जो शब्द होता है उस भैंस शब्द की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा सर इसमें भ है और आपका ऐ की मात्रा है और इसके साथ बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब इस पे आपका चंद्र बिंदु आपका आ जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी होगी, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इसके ऊपर चंद्र बिंदु आपका लगा हुआ है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है साथियों। अब यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम जिस प्रकार से, हाँ हाँ सब बच्चे मैं देखो ब्लॉक कर दूं, फालतू में बात करोगे, बस एक लास्ट चांस है, अगला चांस अभी देखते ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ साथियों, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उपसर्ग में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा के बारे में अगर बात करते हैं, अब जैसे कि अगर बात करें उनको बोल दो नहीं नहीं मेरे साथ नहीं आपके साथ में बोल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर आपके लिए उपसर्ग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात यहां पर कर रहा हूं। यहां पर मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं साथियों उपसर्ग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं,
ये बात आपको याद करनी है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बिना बातें किए मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे, बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि उपसर्ग से या उपसर्गों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ जी, ठीक है। जब हम आगे की बात करते हैं आपको ध्यान में रखना होगा, जैसा कि मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की बात करें तो आपने यहां पर मैंने कहा उपसर्गों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने कहा कि पूछे जाते हैं। अब मैंने यहां पे कहा है कि जब हम बात करते हैं कि सर उपसर्ग जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की बात यहां पर करने वाले। उन प्रश्नों को अगर बात करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम यहां पर बात करेंगे, और आप सब लोगों को मैंने कहा सर पहला प्रश्न किस प्रकार से आता है, सबसे पहला प्रश्न किस प्रकार से आता है, और बहुत सारे पेपर में आपका पूछा गया है। जिस प्रकार से मैंने यहां पे कहा कि आपको यहां पे याद करना होगा, आपको मैंने यहां पे कहा कि सर पहला प्रश्न आपके बीच में यहां पे आ जाता है, और पहला प्रश्न आपके बीच में क्या आता है, यह आता है कि आगत शब्द में, सॉरी यहां पर देखते हैं कि गमन शब्द में किस प्रकार का, गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए। ऐसे 2-3 सवाल आपके लगातार पूछे जाते हैं। ऐसा जो सवाल है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां पे कहा, हाँ बिल्कुल मैं अभी इनको देख रहा हूं, मैं प्लीज इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे टॉपिक को पढ़ाना है। आपको मैंने कहा ये क्लास ऑन रिकॉर्ड है तो चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करते हैं गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए, गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि, यहां पर आपको याद करना होगा कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि विलोम शब्द बन जाता है। आपको यहां पे सवाल यह पूछा जाता है कि गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि विलोम शब्द बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। तो आपका पहला जो सवाल है वो आपका इस प्रकार से बन जाता है कि आपके लिए गमन शब्द है, उसमें आपका कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए, कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका विलोम शब्द बन जाता है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। यहां पर मैंने कहा कि आपको यह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, एक तो यह सवाल आपसे पूछा जाता है और एक यह सवाल आपसे पूछा जाता है कि हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका अर्थ भोजन बन जाता है। हार शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका अर्थ छुड़ाना बन जाता है। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें कि हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका शब्द जो है वो आपका विपरीत बन जाता है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका अर्थ विपरीत बन जाता है। उन तमाम प्रश्नों के सवाल, मैं केवल एक लेवल का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। यहां पर मैंने कहा कि जब आप यहां पर इस शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा आ उपसर्ग आपको जोड़ना है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ठीक है। ये मैं आपको एक लेवल का सवाल बता रहा हूं कि सर आप गमन शब्द में उपसर्ग आ जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा, ठीक है। गमन शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात करी जाए तो आपका शब्द बनता है आगमन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, आपका आगमन बनता है। आगमन का मतलब तो होता है आना और गमन का मतलब होता है जाना, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ऐसे अनगिनत शब्द है जिनको एग्जामिनर ने पटवार के एग्जाम में, एग्जामिनर ने सीईटी के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, तमाम परीक्षाओं में ऐसे सवाल आपके पूछे गए। तो पहला लेवल आपका ये हो जाता है। अब दूसरा लेवल आपका ये हो जाता है, ध्यान से समझना, दूसरा बड़ा लेवल जो आजकल ट्रेंडिंग उपसर्ग है, ट्रेंडिंग सवाल ये होता है कि निम्नलिखित में से नि उपसर्ग किसमें नहीं है। मतलब नि उपसर्ग आ जाता है, प्र उपसर्ग आ जाता है, या कोई सा भी उपसर्ग आ जाता है। तो आपको यहां पे मैंने कहा कि सर दूसरा जो है, दूसरा सवाल का लेवल ये आता है
यहां पर आपको याद करना होगा। दूसरा लेवल आपका यह आता है कि किस शब्द में दो तीन उपसर्गों के नाम लिख रहा हूं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब कोई सा भी उपसर्ग आ सकता है, जैसे कि प्र उपसर्ग, जैसे कि आपका प्रति उपसर्ग, और जैसे कि आपका नि उपसर्ग, और जैसे कि निरुपसर्ग। मान लो ऐसा सवाल आपका आता है कि निम्नलिखित में से प्र उपसर्ग की बात करी जाए, निम्नलिखित में से आपका जो है वो आपका प्रति उपसर्ग की बात करी जाए, और निम्नलिखित में से नि और निस उपसर्ग की बात करी जाए, तो आपको मैंने यहां पे कहा जब इन उपसर्गों की बात यहां पर करी जाती है तो आपको यहां पे ध्यान में रखना किस शब्द में प्र प्रति नि निर उपसर्ग है। पहला सवाल आता है उपसर्ग है, और दूसरा आपका आता है नहीं है। तो यानी कि दोनों तरीकों के सवाल आपके पूछे जाते हैं, दोनों तरीकों के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें प्र उपसर्ग आपका लगा हुआ है? पिछले लगातार एग्जाम्स में अगर देखा जाए, लगातार आपको ध्यान में रखना होगा, उपसर्ग पूछा जाए उनकी अगर बात करी जाए तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना होगा प्र उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, नि उपसर्ग और निरुपसर्ग की बात करी जाए तो उन उपसर्गों को कई बार एग्जाम में पिछले 2 सालों में 24-25 में प्र प्रति और नि उपसर्ग को अनगिनत बार पूछा गया। अब जैसे कि मान लो अगर बात करी जाए तो इनसे बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो आपको याद रखने होंगे और यहां से आपको इनकी उपसर्गों की पहचान करनी होगी। ठीक है, अभी जैसे कि 2 से 3 एग्जाम में प्र उपसर्ग को बारी बारी से पूछा गया और उसके साथ में प्रति उपसर्ग लगा दिया गया, बारी बारी से नि उपसर्ग को पूछा गया, बारी बारी से आपका निरुपसर्ग को पूछा जाता है। इन चारों की बात अगर करी जाए तो यहां पर चारों के ऑप्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं केवल आपको प्रश्नों का लेवल बता रहा हूं, केवल मैं प्रश्नों के प्रकार बता रहा हूं। ऐसे प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, विकल्प आपका कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको मैंने यहां पे कहा, जिस प्रकार से आपको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, तो जावा कि मैं भेज दूं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको याद करना होगा। ठीक है, परमानेंट के लिए गया तुम तो। चलो अब हम आगे की बात करते हैं और आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। जब हम यहां पर बात करते हैं सर प्र प्रति नि और निस की बात अगर मैं करूं तो आप सब लोगों को याद करना होगा कि जब हम यहां पर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने यहां पे कहा सर प्र प्रति, ये एक आपका लेवल हो जाता है सवाल का। अगला जो लेवल है वो आपका कौन सा हो जाता है? आपका तीसरा सवाल आपके बीच में हो जाता है। तीसरे सवाल की बात करी जाए तो आपसे यह पूछा जाता है कि आपके किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग, 2 से अधिक उपसर्ग और सबसे ज्यादा उपसर्ग। अब जब हम यहां पर बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम यहां पर बात करेंगे आपके लिए कि किस विकल्प में, यहां पर आपको याद करना होगा सर किस विकल्प में आपको याद करना होगा सर किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग, आपको याद करना होगा सर किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग। पहला सवाल यह बनता है किस में आपका एक से अधिक उपसर्ग, और उसके बाद में आपको मैंने कहा कि सर यहां पर याद करना दो उपसर्ग, एक लेवल आता है आपका 2 से अधिक उपसर्ग। देखो अलग अलग सवाल है, ये सभी अलग अलग सवाल है। 2 से अधिक उपसर्ग, और अगला आता है आपका सबसे ज्यादा उपसर्ग। ये आपका क्या है साथियों, सवाल का लेवल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार से आपके बीच में एक से अधिक उपसर्ग आते हैं, 2 से अधिक उपसर्ग आते हैं, और आपके लिए सबसे ज्यादा उपसर्ग जो है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, अब जब हम यहां पर बात करते हैं या फिर आपसे पूछा जाता है साथियों सबसे अधिक उपसर्ग किस में आता है, सबसे अधिक उपसर्ग किस में आते हैं, तो आपको मैंने कहा सर आपको ध्यान में रखना सबसे अधिक उपसर्ग, सबसे अधिक उपसर्ग। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए सबसे अधिक उपसर्ग, ठीक है, किस विकल्प में, ठीक है,
एक से अधिक उपसर्ग, दो उपसर्ग, दो से अधिक उपसर्ग, सबसे ज्यादा उपसर्ग, अधिक उपसर्ग हैं। ये आपके लिए आपका प्रश्न जो है वो आपका आता है। एक लेवल प्रश्न का ये होता है, एक लेवल प्रश्न का आपका ये होता है। अब जब हम यहां पर बात करेंगे सर, अब आपको शब्द का नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए आपका ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक उपसर्ग है, और उसका यहां पर बात करते हैं साथियों ऐसा कौन सा जो उपसर्ग है जिसके दो उपसर्ग हैं। यहां पर अगर बात करें तो कहां पर एक से अधिक उपसर्ग है, कहां पर क्या है, तो ये तमाम बातें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। आगे चलकर जब आप इनकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहां पर एक उपसर्ग है, यहां पे दो है, यहां पे तीन है, यहां पे चार है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं वो सारे बच्चे शानदार तरीके से क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से उनको देखने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ। अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, अगला एक प्रश्न और आ जाता है। अगला प्रश्न आपको ये कह रहा है, चौथा प्रश्न। ठीक है, यहां पर आपका चौथा आपका प्रश्न जो है वो आपका ये आता है कि सर किस विकल्प में, किस विकल्प में, किस विकल्प में उपसर्ग व उपसर्ग व प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, दोनों का प्रयोग किया गया है, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। यह सवाल भी आजकल एग्जामिनर का ट्रेंडिंग सवाल आपका बन जाता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय, राधा चुपचाप बैठ जा, ठीक है, हाँ। अब जब हम आगे की बात करें और अब जब हम यहां से आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग भी है और उसमें प्रत्यय भी है, दोनों का प्रयोग जब आपका किया जाता है, ऐसा आपको यहां पे याद करना होगा, ऐसा आपको याद करना होगा। ठीक है, अब आप शब्दों को कैसे पहचानोगे इसकी व्याख्या मैं पढ़ाऊंगा, तब आप पहचानना सीख जाओगे। क्या है, आप पहचानना सीख जाओगे। तो आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए कि सर मान लेते हैं आपका जो शब्द आ जाता है साथियों, वो यहां पर आ जाता है साथियों असामाजिक प्राणी, असामाजिक। यहां पर अगर देखा जाए असामाजिक, मान लेते हैं आपका असामाजिक शब्द आ गया। यहां पर मैंने कहा कि जब शब्द की बात करते हैं असामाजिक, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। और जब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने यहां पे कहा कि जब हम यहां से चर्चा कर रहे हैं सर ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी, मान लो असामाजिक शब्द आ गया। यहां पर अगर बात करी जाए तो इसमें असामाजिक शब्द की बात अगर करते हैं तो वो आप सब लोगों को यहां पे ध्यान में रखना होगा। असामाजिक शब्द जो है, आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो क्लास के लास्ट में मिलेगा, अभी शांति से बैठ जाओ। अब जब आप इस शब्द का विग्रह करोगे तो आप इसका विग्रह कैसे करोगे, आप जो विग्रह करोगे तो आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको मैंने कहा कि सवाल आपका क्या साथियों, अ है, फिर समाज है और फिर आपका एक है। जब हम यहां पर बात करते हैं तो आपके लिए मैंने यहां पे कहा कि सर जब आपका अ आता है, यहां पर आपका एक आता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय, ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है। तो ये जो सवाल आपके बीच में आ जाता है यहां से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। बस लगभग ये सवाल आपके 4 प्रकार के हो चुके हैं, वैसे और सवाल अलग अलग टाइप के आते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। और कैसा आ जाता है साथियों, अगला सवाल आ जाता है किस विकल्प में उपसर्ग जो है वो सुमेलित नहीं है, एक सवाल ये भी आ जाता है। लेकिन अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं साथियों, उपसर्गों के प्रकार जो है वो पढ़ने वाले हैं। मैं बस पानी पी के यूं गया और यूं आया, आप बस अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अभी हम उपसर्गों के एक बेहतरीन प्रकारों की चर्चा हम आपके साथ में करने जा रहे हैं। तो अब जब हम यहां पर बात करेंगे तो आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा। कर लिया नोट आपके लिए, आगे बढ़ाते हैं, है ना, मामला जो है आगे बढ़ाते हैं।
चलो आगे की चर्चा हम करते हैं। और आपको मैंने यहाँ पे कहा अगली हेडिंग आपकी उपसर्गों के प्रकार। ठीक है, उपसर्गों के प्रकार बेहतरीन तरीके से आपको याद करना होगा। सर उपसर्गों के जो प्रकार है वो आपके कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन तमाम बातों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो उपसर्गों के जो प्रकार है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा सर उपसर्गों के जो प्रकार जो है वो आपके कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी चर्चा हम करें। तो यहां से आपको हेडिंग डालनी है सर उपसर्गों के प्रकार। नोट करेंगे आप उपसर्गों के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए आपके लिए तो उपसर्गों के प्रकार जो है वो आपको याद करना। उपसर्गों के प्रकार जब हम यहां पर बात करें सर उपसर्गों के प्रकार जब हम देखेंगे तो आपके लिए भाषा में आपका उपसर्गों के 3 प्रकार हैं। उपसर्गों के कितने प्रकार हैं साथियों, आपके 3 भेद हैं। और इन तीनों भेदों के बारे में हम समझते हैं कि ये 3 भेद आपके कौन कौन से। एक शानदार एक रेखा चित्र आपको बनाना है और इन तीनों भेदों को समझना है। अब ये 3 जो भेद आपके यहाँ पे हो जाते हैं, इन तीनों की चर्चा मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। एक शानदार सा एक बेहतरीन सा रेखा चित्र, एक डायग्राम। रेखा चित्र, रेखा चित्र में कौन सा समास है बता दो एक बार। रेखा चित्र में कौन सा समास है एक बार बता दो मुझे। ठीक है, क्योंकि बारी बारी से मैं बहुत बार बोलता हूँ रेखा चित्र बनाओ, रेखा चित्र बनाओ। तो आप मुझे बताइएगा रेखा चित्र में कौन सा समास है। बताओ भैया रेखा चित्र में कौन सा समास है। चलो अब जैसा कि आपको यहाँ पे याद करना होगा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए कि एक रेखा द्वारा खींचा गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। सॉरी शक्तिमान। ठीक है, यहां पर आपको मैंने कहा कि जब रेखा द्वारा खींचा गया चित्र आपका रेखा चित्र कहलाता है, तो उसकी बात यहां पर करेंगे हम। अरे भाई साहब, ठीक है, तो चलो आगे की बात करें तो आपके लिए यहां से 3 अलग अलग आपके बॉक्सेस बना दिए गए हैं। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं और उपसर्ग जो है उसकी चर्चा हम करते हैं, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर पहला जो आपका उपसर्ग होता है वो आपका कौन सा होता है। यहाँ पर आपके लिए पहला जो उपसर्ग है उसकी बात हम करेंगे, फिर यहाँ पर आपके लिए दूसरा उपसर्ग है उसकी बात हम करेंगे, और फिर आपका तीसरा जो उपसर्ग है उसकी बात करेंगे। तो शानदार और बेहतरीन तरीके से आपको इनको नोट करना होगा। 3 उपसर्ग होते हैं, तीनों के प्रकारों की बात अगर करी जाए तो वो 3 प्रकार आपके कौन कौन से यहाँ पे हो जाते हैं। तीनों उपसर्गों की चर्चा अगर देखी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा सर पहला जो आपका उपसर्ग है वो आपका संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे हो जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे हो जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग पहली हेडिंग आपके लिए है सर संस्कृत के उपसर्ग। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे सर पहला जो प्रकार आपके बीच में आता है उनको संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। रेखाओं का चित्र, रेखा और चित्र, थोड़ा और सोच लो। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा और सोच लो। यहां पर अपने बात करेंगे दूसरा जो भेद आता है वो आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग इसमें तत्पुरुष समास आपका समास इसमें तत्पुरुष है, बस आप इसका विग्रह कर दो। समास तत्पुरुष है, रेखाओं का चित्र या रेखाओं से बना हुआ चित्र। हाँ, रेखाओं से बना हुआ चित्र या रेखा द्वारा खींचा गया चित्र, ये करना है आपको। ठीक है, चलेगा। अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा सर जब हम यहाँ पर देखेंगे सर आपका तीसरा जो भेद होता है विदेशी उपसर्गों की बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर आपके लिए विदेशी जो उपसर्ग है उनकी चर्चा हम यहाँ पे करें। तो आप सब लोगों को याद करना होगा सर आपका विदेशी उपसर्ग जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपके सामने सवाल जो है वो आपका यहाँ पे कौन सा होता है सर संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और यहाँ पर आपको पता है सर विदेशी उपसर्ग। हाँ, अब जिस प्रकार से आपको मैंने कहा सर ये 3 उपसर्ग होते हैं, इन तीनों उपसर्गों की चर्चा हम बहुत अच्छी तरीके से हम करते हैं। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है यही जवाब मैं देने वाला था बट आपने दे दिया, अच्छा किया। चलो अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में संस्कृत के जो उपसर्ग जो आपके होते हैं और हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं और विदेशी जो उपसर्ग होते हैं,
तो इन सभी उपसर्गों की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा, जिस प्रकार से आपको मैंने कहा, ठीक है, यहां पर संस्कृत के उपसर्गों को एक नाम और से भी जाना जाता है, उसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। इनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में इनको कहा जाता है प्यारे बच्चों आपका तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनको तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं आपके लिए तद्भव उपसर्ग भी इनको कहा जाता है। और उसके साथ में आपका, अब सर ये जो आपके हैं इनको उर्दू के उपसर्ग भी कहा जाता है, अरबी के उपसर्ग भी इनको कहा जाता है। आपको याद करना होगा, अरबी के भी कहा जाता है, अरबी उपसर्ग भी यहां पर मान लिया जाता है। यहां पर आपके लिए इनको फारसी उपसर्ग भी मान लिया जाता है। ठीक है, फारसी उपसर्ग भी आपके आ जाते हैं। और उसके साथ साथ में आपके अंग्रेजी के उपसर्ग भी आपके आ जाते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा जब हम, ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहां पर मैंने बताया, ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आपके सामने यहां पे कह रहा है साथियों अंग्रेजी के उपसर्ग, यहां पर आपको याद करना होगा साथियों अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब जैसे कि मान लो आपको ध्यान में रखना होगा अंग्रेजी के उपसर्ग। अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों अंग्रेजी के उपसर्ग, ये सारे तमाम जो उपसर्ग हैं उनकी बात अगर करी जाए तो ये उपसर्गों के आपके भेद हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो चलो अब यहां तक आपने इन सब को बहुत अच्छी तरीके से याद किया है। हाँ, ठीक है, अब जैसे कि अपने बात करें तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आप सबको मैंने यहां पे कहा, हाँ जी, तो इसको अपने चर्चा में लेते हैं। और चर्चा के साथ में आपको यहां पे मैंने कहा कि ये हेडिंग उतार लेना। अब एक एक शब्द की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा, हाँ, अब जब हम यहां से अगर देखेंगे सर उपसर्ग के 3 प्रकार हैं और इन तीनों प्रकारों की अगर बात करी जाए तो आपके बीच में अभी थोड़ी देर बाद में पानु आने वाली है और उस पानु की भी बात यहां पर करने वाले हैं। तो अब एक एक उपसर्ग को बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, एक एक उपसर्ग को शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर अगर बात करी जाए 22, 22 और 22 66 उपसर्ग आपके बीच में हो जाते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात करें, मैं आपको लगभग 80 उपसर्ग आपको पढ़ाने वाला हूं। 22, 22, 22 और इनके अलावा आपके लिए 13, 14 उपसर्ग और पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा जब हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करी जाए, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा अगला जो आपके बीच में बिंदु आता है, शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा शानदार तरीके से। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। आइएगा सर, यहां पर पहला उपसर्ग, यहां पर सबसे पहला जो उपसर्ग आपके बीच में आ रहा है वो आ रहा है साथियों संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तत्सम उपसर्ग। अब जब हम यहां पर बात करते हैं, जब सूरज सर से पढ़ोगे तब जानोगे कौन है ये पानु, पता चलेगा। चलेगा साथियों, अब जब हम आगे की बात करते हैं और आप सब लोगों के बीच में यहां पर आपका पहला जो उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके साथ में कौन आता है, पहले जो उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो आपके लिए एक संस्कृत का उपसर्ग सबसे पहले अगर बात करी जाए, पहला जो उपसर्ग है जिसका नाम है साथियों संस्कृत के उपसर्ग। यहां पर आपको संस्कृत के उपसर्ग जो है, उपसर्गों के कोड भी आपको बताए जाएंगे और उपसर्ग आपके चुटकियों में याद होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। ठीक है, जब हम यहां पर बात करते हैं और जब हम यहां पर बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा कि आपके लिए, मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, हाँ चलो भी, अब जैसे कि मान लो यहां पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं इनको आपको मैंने कहा कि क्या कहा जाता है साथियों, इनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। यह बात आपको याद करना है, उन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपकी इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, यहां पर अगर बात करी जाए तो इनकी जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, इनकी संख्या होती है साथियों आपकी 22 होती है। इनकी संख्या आपकी कितनी होती है, इनकी संख्या आपकी 22 होती है। ठीक है, ऐसा बहुत कम पूछा जाता है कि इनकी संख्या वगैरह कितनी होती है,
इसमें यह पूछा जाता है कि संस्कृत का उपसर्ग है या नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ये आपसे पूछे जाते हैं। अब लेकिन यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ, जब हम आगे की बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा सर इसमें संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, हाँ, अब याद कर लेना। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहां पे कहा कि अब याद कर लेना, और अब के बाद में इनको जब याद कर लोगे तो 22 उपसर्ग आपके तटाक याद होंगे, आपके जबान पे होंगे। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो आपके उपसर्ग होते हैं उनकी बात अगर करी जाए तो इसमें आपके संधि युक्त व संधि रहित उपसर्ग आपके आते हैं। यहां पर मैंने कहा संधि युक्त व आपके क्या आते हैं साथियों, संधि रहित उपसर्ग आपके बीच में आते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग यहां पर किया जाता है, दोनों प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग यहां पे किया जाता है। संधि सहित भी होते हैं और संधि रहित भी होते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। संधि रहित है और संधि सहित है, दोनों उपसर्ग आपके बीच में आज आते हैं। ठीक है, तो चलो अब सर ये आपकी है क्या, तो आपको मैं इनकी ट्रिक बताने के लिए आपको एक चीज बताऊं। अब देखो उपसर्गों को वैसे देखा जाए तो मेरे पास में हिंदी पढ़ाने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती है, लेकिन पहली बार जो है इसकी ट्रिक आपके पास में है। जैसे अभी एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, और उस उदाहरण के बाद में एक काल्पनिक पात्र होता है जिसका नाम पानू होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। जब हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा को हम पढ़ते हैं, और आपको मैंने यहां पे कहा कि जिस प्रकार से आपके लिए यहां पर मान लो एक आपका उपसर्ग आता है साथियों, उप उपसर्ग है, और उसके साथ में आपका जोड़ना है साथियों अध्यक्ष शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है साथियों, आपका अध्यक्ष शब्द जोड़ना है। और जब आप उपसर्ग की बात यहां पर करोगे तो आपका इसमें उप उपसर्ग है, यहां पर आपका ए आ जाता है और यहां पर आपका ए आ जाता है, तो दोनों का योग आ हो जाता है। अब जब दोनों का योग आपका आ हो जाता है तो आपका शब्द बनता है साथियों उपाध्यक्ष। अब अगर बात करी जाए तो यहां पर जो आपका उप उपसर्ग है, यहां पर आपका उप उपसर्ग है वो संस्कृत का है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यह संस्कृत का उपसर्ग है? ये जो आपका उपसर्ग है साथियों, यहां पर उपसर्ग का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? ये बात हमें पता चलेगी अभी जब हम उपसर्गों को पढ़ लेंगे। यहां पर आपको याद करना होगा ये संस्कृत के उपसर्ग आपके बीच में हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरी ट्रिक है, जिसको अच्छे लगे वो याद कर लेना, जिसको अच्छी नहीं लगे, जिन्होंने अपने तरीके से याद कर रखा वो वैसे ही याद करना है, किसी को थोपनी नहीं है ये ट्रिक। ठीक है, अब यहां से अगर इसमें बात करें, मैंने कहा इसमें संधि का नियम भी लग रहा है, तो आपको पता होगा सर इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि जो है उसका नियम आपका लागू हो रहा है। तो आपको हर शब्द में संधि जो है वो कौन सी लग रही है, उस संधि को आपको याद करना होगा। यहां पर आपको ध्यान में यहां पर अगर बात करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए अब आपका एक काल्पनिक पात्र है, संस्कृत के ट्रिक बता रहा हूं, संस्कृत के उपसर्गों की ट्रिक। ठीक है, पहली बार मेरे हिंदी में ट्रिक है, बाकी जगह पर हिंदी में ट्रिक नहीं है। अब जब हम आगे की बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा कि सर ये आपके लिए क्या आ जाता है, तो आपके लिए संस्कृत उपसर्गों की ट्रिक, यानी कि आपको याद करना होगा सर ये ट्रिक क्या है। तो इस ट्रिक में आपको याद करना होगा सर अपने, अब जितना स्लो गति से आप इसको याद करोगे बाद में उसको उतना ही फास्ट तरीके से क्या करोगे, आप एकदम से याद कर लो। एक ट्रिक है, उसमें एक काल्पनिक पात्र है। क्या है साथियों? एक काल्पनिक पात्र है। क्या है साथियों? एक काल्पनिक पात्र है, और उस पात्र का नाम क्या है? ये काल्पनिक पात्र आपको, अब जैसे कि यहां पर बात कर रहे हैं साथियों, हाँ, अब जैसे कि आपको मैंने यहां पे कहा कि वैसा ऐसा ही फील होना चाहिए पढ़ने वाला बच्चा। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको मैंने कहा सर काल्पनिक पात्र जो है उसका नाम है सर PAANU। एक काल्पनिक पात्र है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, आपको याद करना होगा सर पानू है। ये पानू जो है वो आपको हिंदी के उपसर्ग याद करवाएगी, ये पानू जो है वो आपको संस्कृत के उपसर्ग याद करवाएगी, ये पानू जो है वो आपको विदेशी उपसर्ग याद करवाएगी। ये पानू ही है वो सारे के सारे उपसर्ग आपको याद करवाने वाले हैं। ठीक है, ये पानू ही बच्चा है जो सभी उपसर्ग आपको याद करवाएगी।
एक ही झटके में याद करवाएगी। काल्पनिक पात्र है वो आपका पानू है, और ये आपकी स्टडी करती है इन क्लास 10th में। यानी कि आपकी ये जो पानू जो है वो क्या करती है साथियों, क्लास 10वीं में पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद में इसने एग्जाम वगैरह दे रखे हैं। ये पानू जो है आपकी कौन सी क्लास में पढ़ती है साथियों, 10वीं में पढ़ती है। ऐसे याद करना है आपको। पानू जो है आपकी कौन सी क्लास में पढ़ती है टाबरो, 10वीं क्लास में पढ़ती है। तो आप भी बचपन में कभी 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, आपको अपने रोल नंबर याद है या नहीं है, आपको इस पानू के रोल नंबर याद करना होगा। यहां पर मैंने कहा कि सर आपको पानू के रोल नंबर को याद करना होगा। सर पानू जो है काल्पनिक पात्र है, और जिसका नाम पानू है, और क्लास 10वीं में पढ़ती थी। और अब क्या हुआ कि भाई साहब रिजल्ट आने वाला था, और इसने वार्षिक परीक्षा भी दे दी, और आपको याद करना होगा इस पानू के रोल नंबर जो थे वो कितने थे, 47, 132, 221। ये इस पानू के रोल नंबर थे। आपको अपने रोल नंबर याद है क्या 10वीं के? मुझे भी याद नहीं है, मुझे है मेरे है रोल नंबर 10वीं के 0660 910। मेरे 10वीं के रोल नंबर ये है, मेरे 10वीं के रोल नंबर ये है 0660 910। ये मेरे 10वीं के रोल नंबर है। और जब यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, अब यहां पर 47, 132, 221 जो है वो आपके लिए रोल नंबर आपके पानू के हैं, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। अब भाई साहब जिस दिन ई मित्र वाले के पास में रिजल्ट निकालने के लिए पानू गई, ये एक काल्पनिक पात्र। अब काल्पनिक पात्र का दृश्य आपके सामने देखो। काल्पनिक पात्र को हम बनाते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या साथियों, काल्पनिक पात्र है। देखो डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, जिसको अच्छा ना लगे तो ना लगे भाई, वो उसकी समस्या, मेरी समस्या नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, यहां पर ये जो पानू जो थी, थोड़ी छोटी बनाओ कि डायग्राम थोड़ा ठीक बना लो, ठीक है, क्योंकि टांगड़ा टूंगड़ा भी अच्छा बनना चाहिए। यहां पर आपके बीच में ये जो पानू जो है उसकी बात अगर करी जाए तो भाई साहब ये है भाई साहब पानू, ठीक है, चोरस चोरस पानू है। अब पानू की बात करी जाए तो भाई साहब इस पानू ने जब रिजल्ट आने वाला था तो प्लाजो भी इस प्रकार का स्टाइल का पहना हुआ था, एक टांगड़ी पतली वाला और एक टांगड़ी मोटी वाला, ऐसा प्लाजो पहना हुआ था इस पानू ने, क्योंकि पानू की कंडीशन अब ऐसी होने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात करी जाए तो पानू ने लाल प्लाजो डाल रखा है और उसकी टांगड़ा उल्टा हो चुका है ना। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में, ये पानू है। अब अगर हम बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा। जैसे कि अगर बात करी जाए आपके लिए, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, ये पानू का मुंडा है, और यहां पर अगर देखा जाए तो पानू ने ग्रीन ग्रीन कपड़े पहन रखे हैं, और यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा ग्रीन कपड़ों में भाई साहब व्हाइट व्हाइट बटन लगे हुए हैं, व्हाइट व्हाइट बटन बड़े बड़े, स्टाइलिश है ना, थोड़ा सा स्टाइलिश है। तो ऐसा इसमें डिजाइन भी बना हुआ है, ठीक है, ऐसा इसमें डिजाइन भी बना हुआ है। चलो आ जाओ। अब यहां पर अगर बात करी जाए आपके सामने, अब जैसा कि आपके सामने ये क्या है भाई साहब, पानू है। क्या है साथियों, आपकी ये पानू है, ये क्या है आपकी पानू है। और जब इसका रिजल्ट आया तो इसकी हालत होगी खराब, इसकी क्या होगी साथियों, हालत होगी खराब। और इसके बाल भी भाई साहब ऐसे बने हुए हैं कि अगर यहां पर देखा जाए, बाल थोड़े यार ठीक बनाते हैं ना, बाल से गंदी लग रही है पानू, पानू को थोड़ा अच्छी बनाना है, क्योंकि हमारा बहुत ही मेन कैरेक्टर है ये पानू, ठीक है। यहां पर अगर बात करी जाए तो इस प्रकार से इसके बाल जो है वो आपके ऐसे, ठीक है, ये जो बाल है वो आपके ऐसे बाल है इसके, लाल टमाटर, काले टमाटर, पीले टमाटर, चलेगा। ये आपकी पानू है, और इस पानू के बाल है ऐसे करके। और यहां पर आपके लिए रिजल्ट निकालने के लिए गई थी तो कुछ ऐसी दिख रही थी पानू। हाँ, अब जब हम यहां पर बात करते हैं, और आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं थोड़ी बाल इसके ठीक बनाए जाए, और भाई साहब पानू की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पर याद करना होगा, ये है भाई साहब पानू के हाथ। यहां पर अगर बात करी जाए तो ये पानू के हाथ है, ऐसे हाथ, ठीक है। यहां पर मैंने कहा ये है पानू के हाथ, यहां पर अगर बात करी जाए तो ये पानू के हाथ है। मान लो जैसी भी पानू है वैसी आपके सामने है। अब देखो भाई साहब इस बच्चे का नाम क्या है, इसको माइंड में सेट करना, सारे उपसर्ग याद हो जाएंगे। अब यहां से मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं, इस बालिका का नाम जो है वो है पानू। क्या है बच्चों, आपको याद करना है, इस बच्ची का नाम है पानू, PAANU, पानू। अरे कौन सी क्लास में पढ़ती है टाबरो, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है। हाँ,
जब यहां पर बात करते हैं तो ये 10वीं क्लास में पढ़ती है। हाँ, सर्दी में हाथ बांका हो गया, ये हुआ हाथ बाड़ा सर्दी में, ठीक है। यहां पर भी इसने पहन रखा है ना ये ग्रीन ग्रीन वाला। चलो अब जैसा कि मान लो अपने यहां पर बात करते हैं तो आपके सामने यहां से आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। पानू 10वीं क्लास में पढ़ती है, तो 10वीं क्लास में जब पढ़ती है तो इसके रोल नंबर कितने याद कर लो, 47, 132, 221। ये रोल नंबर आपको याद करने हैं। अब गुरुजी इनका क्या मतलब है, इनका क्या लेना देना है? हाँ, अब जब हम आगे की बात करते हैं और आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, जब हम यहां पर बात करते हैं, अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि सर आपके लिए 132, 221 आपके रोल नंबर हो जाते हैं। अब भाई साहब इसके क्या हुए, संस्कृत में 22 ही नंबर आए। क्या है इसमें, संस्कृत में कितने नंबर आए, संस्कृत में आपके 22 अंक आए। और भाई साहब जब 22 अंक आते हैं तो क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, सप्लीमेंट्री भी नहीं है। तो अब ये क्या हो गई, संस्कृत में 22 अंक आने से ये फेल हो गई। क्या हुआ भैया, संस्कृत में 22 अंक आने से ये क्या हो गई, फेल हो गई बच्ची। हाँ, पानू में नोट्स में बनाना ना, ये नोट्स में अभी निकालता हूं, देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको, नोट्स में भी पानू बनी हुई है, ठीक है। 1 मिनट रुको, देखो ये नोट्स है ना, क्लास में पानू पानू हो रही है ना, पानू कौन है, ये रही पानू, नोट्सों में भी पानू बनी हुई है, ये दिख रही है ना आपको, ये नोट्सों में भी पानू है, तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है साथियों। तो देखो अब यहां पर आपको मैंने कहा कि भाई साहब ये 10वीं में आपके क्या है, अब इसकी ट्रिक क्या है उसको ध्यान से सुन लो, अरे मजाक मत लो, इसको सीरियस लोगे उतना आपके ज्यादा याद होगा, इसको सीरियस लोगे उतना ज्यादा याद होगा, ठीक है। अभी 5-6 मिनट रहे, उपसर्ग तो कल याद कराऊंगा, आज केवल ट्रिक याद करनी है, आज केवल ट्रिक याद करनी है। और ये उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग याद करवाएगी, ये हिंदी के उपसर्ग याद करवाएगी, ये विदेशी उपसर्ग याद करवाएगी, ये पानू ही होगी जो आगे आने वाले उपसर्गों को याद कराने वाली है, ये पानू ही है जो आपके संस्कृत आपके विदेशी उपसर्ग याद कराने वाली है, संस्कृत के उपसर्ग याद कराने वाली है, एक झटके में उपसर्ग आपके आ जाती है। तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर ये ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि संस्कृत में नोट करना है कि संस्कृत में 22 अंक आने, ठीक है, संस्कृत में पानू, संस्कृत में पानू 10वीं में, संस्कृत में पानू 10वीं, यहां पर लिखना है 10वीं में पानू 10वीं के संस्कृत 22 अंक आने से, संस्कृत में पानू के 22 अंक आने से, 22 अंक आने से फेल होगी, आने से फेल होगी। और ये बात है आपकी, ये बस ट्रिक की इतनी सी लाइन है, इस लाइन को तो याद करना ही नहीं है। हाँ, ये कुछ भी लगे बस आपको याद करना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं मेरा 95 है, ठीक है, अपने यहां पर बात करते हैं आपको क्या करना है। अब संस्कृत का मतलब क्या है साथियों, आपका 1 नंबर लगाओ, पानू 10वीं का मतलब क्या है, इसके 2 नंबर लगाओ, यहां पर आपका 22 का अर्थ क्या है, इसके 3 नंबर लगाओ, और भाई साहब बस खत्म कहानी, ओके बाय टाटा। अब आपको बस एक चीज और याद करनी है कि सर इसके रोल नंबर कौन है, पानू याद करा देगी, ये गारंटी है मेरी, गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूं। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, अब हम फेल गई, अरे फेल हो गई लिखना था क्या, फेल गई, फेल हो गई, फेल गई बिया तो बिया, ठीक है, अब फेल हो गई। अब अपने यहां पर बात करते हैं, अब जैसा कि मान लो इसके रोल नंबर आपको याद करने होंगे, बोलो मेरे साथ एक बार रोल नंबर कितने हैं, 47, 132, 221, 47, 132, 221। आपको याद क्या करना है, संस्कृत में पानू 10वीं के 22 अंक आने से फेल हो गई। रोल नंबर याद करना, रोल नंबर याद करना, रोल नंबर याद करना कि सर आपके 47, 132, 221, 47, 132, 221, 47, 132, 221। अब इससे कैसे उपसर्ग होते हैं, अब इसकी अगर बात करी जाए तो ऐसा फेल होने के बाद में बिजू का ही बन जाता है।
अब भाई साहब ये जो ट्रिक है आज मुझे मेंशन करना भाई, आज सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर मेंशन करना, ठीक है, इस पानू के साथ में, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा चर्चा। अब इससे 22 उपसर्ग कैसे याद होंगे वो हम अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। 22 उपसर्ग जो है वो कैसे याद होंगे वो हम कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं।